जेठानी की पढ़ाई। कुछ घर में तो पढ़ी लिखी औरतें भी अपने फैसले नहीं ले पाती। फिर नंदिनी तो कम पढ़ी लिखी थी, भला वो अपने फैसले खुद कैसे ले सकती थी। अमित, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी भतीजी का 10 तारीख को जन्मदिन है। मेरे भाई ने टिकट भी बनाकर भेज दी है। अगर मैं जन्मदिन में नहीं पहुंची तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। नंदिनी, मैं जानता हूँ तुम्हारा अपने मायके जाने का बहुत मन है, पर तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो। मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मैंने ऑफिस में बात की है, अगर मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलेगी तो हम दोनों चलेंगे। अमित सिर्फ अपनी बात कहकर चला जाता है, पर वो नंदिनी की सुनता भी नहीं है कि नंदिनी कहना क्या चाहती है। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन नंदिनी फ़ोन पर अपने भाई से बात कर रही होती है। भैया, मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी। वो क्या है ना, अमित जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है और वो मुझे अकेले भेजने से डरते हैं। नंदिनी मेरी बहना, तू कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, तू अपने फैसले खुद भी तो ले सकती है ना। तू बोलती क्यों नहीं अमित को कि तू अकेली आ जाएगी? अगर तू नहीं बोल सकती तो मेरी बात करा, मैं बोलता हूँ। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप बात करोगे तो खामखा बात बिगड़ जाएगी। मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र मत करो। नंदिनी अपने भाई से बात करके जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अपने सामने अपनी सास को पाती है और सास को देखकर नंदिनी थोड़ी घबरा जाती है, जिसके बाद नंदिनी की सास पुष्पा उसे ताने देने लगती है। बहू रानी, इतनी हिम्मत आ गई तेरे अंदर कि अपने पति के होते हुए तू अपने फैसले खुद लेने लगी है? क्या सोचा तूने कि तू अपने भाई को कहेगी कि 10 तारीख को तू जन्मदिन पर पहुंच जाएगी? तो क्या सच में पहुंच जाएगी? जब मेरे बेटे ने तुझे कह दिया कि तू कहीं नहीं जाएगी तो क्यों झूठी आस दे रही है अपने भाई को? माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैंने कोई फ़ैसला नहीं लिया और ना ही अमित जी ने ऐसा कुछ कहा है। उन्होंने तो मुझसे कहा कि अगर उन्हें समय मिलेगा तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे वो तो समय बताएगा बहू। वैसे मेरा बेटा सूरज घर आता ही होगा, जाकर उसके लिए कुछ खाने को बना दे। बेचारा मेरा बच्चा सुबह 6 बजे खाली पेट घर से निकलता है और शाम 8 बजे आता है घर। इस घर में तो किसी को मेरे छोटे बेटे की परवाह ही नहीं है। पुष्पा नंदिनी को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। बेचारी नंदिनी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी थी और उसके सारे फैसले उसके घर वाले ही लिया करते थे। कुछ देर बाद सूरज घर आता है। नंदिनी अपने देवर को अपने हिसाब से खाना बनाकर देती है तो ये देखकर एक बार फिर से पुष्पा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। टिंडे की सब्जी और रोटी? अरे बहू, अब तू फैसला करेगी कि इस घर में क्या खाना बनेगा और क्या नहीं? जब तुझे मालूम है कि मेरा बेटा टिंडे की सब्जी और रोटी नहीं खाता तो तूने किससे पूछकर इसके लिए टिंडे की सब्जी और रोटी बनाई? माफ़ कर दीजिए माँ जी, पर घर में टिंडे के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए मैंने टिंडे की सब्ज़ी बना दी। पर मैं सच कह रही हूँ, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, देवर जी को पसंद आएगी। देवर जी, आप एक बार खाकर देखिए ना। अगर सब्जी नहीं थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। तू होती कौन है ये फैसला लेने वाली कि मेरा बेटा टिंडे की सब्जी खाएगा या नहीं? वो नहीं खाएगा। जाकर उसके लिए कुछ और बना कर ले आ। माँ, अब बेकार में ही भाभी पर नाराज़ हो रही हो। भाभी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। और रही आपके टिंडे की सब्ज़ी की बात, तो सच में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। और कभी कभी अपने फ़ैसले खुद को ले लेने चाहिए, किसी से इतना भी डर कर नहीं रहना चाहिए। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। एक सूरज ही था जो अपनी भाभी की साइड लेता और उसे हिम्मत देता, पर बेचारी नंदिनी हमेशा अपने घर में डरी सहमी रहती, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वो कुछ भी गलती करती तो उसको सुनने को मिलता था, इसलिए वो कोई भी फैसला बिना किसी से पूछे लेती तो उसके घर वाले उसे ये एहसास दिलाते कि वो एक अनपढ़ है और उसे ताने भी देते रहते हैं। बेचारी नंदिनी अपने मायके भी नहीं जा पाती, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपना फैसला घर वालों को सुना सके। पर कहते ना, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बीतता है और एक दिन अचानक से सूरज अपनी पसंद की लड़की निशा से शादी करके आ जाता है। निशा काफ़ी पढ़ी लिखी होती है। अरे सूरज बेटा, तूने तो मेरी नाक कटा दी। अगर तुझे यही लड़की पसंद थी और इसी से शादी करनी थी तो मुझे बता देता। अरे इतना बड़ा फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी?
अब तू ही बता, क्या इज्जत रह गई मेरी समाज में? माँ, अगर मैं आपको निशा के बारे में पहले बता देता तो आप और भैया मेरी ज़िंदगी का फैसला कर लेते। और मैं भाभी की तरह नहीं हूँ जो अपनी ज़िंदगी का फैसला आपके हाथों में छोड़ दूँ। मुझे निशा पसंद थी, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। बेटा, मैंने तुझे इतने लाड प्यार से पाला और आज तू मुझसे ही जुबान चला रहा है। हे भगवान, इस लड़के ने तो मेरी नाक कटवा दी। माँ, अब मानो या ना मानो पर निशा ही इस घर की बहू है। और अगर आपको अपनी बच्ची कुच्ची इज्जत बचानी है ना, तो मेरी राय मानो और अपनी बहू को खुशी खुशी अपना लो। माँ जी, अपना लीजिए ना निशा को। देखिए तो सही, निशा कितनी सुंदर और पढ़ी लिखी है। बड़ी बहू चुप कर तू। जिसके फैसले हम लेते हैं वो मुझे बताएगी कि मुझे क्या फैसला लेना है और क्या नहीं। और छोटी बहू, मैं तुझे अपना रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करे। इस घर की बड़ी मैं हूँ, इस घर में सिर्फ मेरी चलती है, समझी? जी माँ जी, सब समझ गई और बहुत अच्छे से समझी हूँ। निशा घर में आती ही घर के माहौल को समझ जाती है और उसे सबसे ज़्यादा बुरा अपनी जेठानी के लिए लगता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और वो देखती है कि बेचारी नंदिनी मन में अपने सारे सपने मार कर बैठी है। वो अपने फैसले ना तो खुद ले पा रही है और ना ही किसी के सामने कुछ बोल पा रही है। उसे घुट घुट कर जीता देख कर निशा को बहुत बुरा लगता है और एक दिन वो नंदिनी से बात करती है। दीदी, मैं इस घर में जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसले माँ जी या तो फिर जेठ जी लेते हैं। ऐसा क्यों दीदी? आप अपने फैसले खुद क्यों नहीं लेती? किसी से कुछ क्यों नहीं बोलती? क्या बोलूँ निशा किसी से? मुझे अनपढ़ को इतनी अकल ही कहाँ है कि कोई सही फ़ैसला ले सकूँ। इसीलिए तो मेरे फ़ैसले भी घर वाले करते हैं। सबको ये लगता है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा गलत फ़ैसला लूँगी। पर कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ या नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती हूँ, क्या करना है मुझे। दीदी, अगर आपको आगे पढ़ना है ना तो मैं आपको पढ़ाऊँगी। मैं जेठ जी से बात करूँगी। जेठ जी इतने भी बुरे नहीं है कि वो आपकी फीलिंग्स को ना समझे। और जहाँ तक मैंने देखा है, जेठ जी हमेशा आपके लिए सही फ़ैसला लेते हैं और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि वो सही फ़ैसला करेंगे। निशा चाहती थी कि उसकी जेठानी पढ़े लिखे और अपने फ़ैसले खुद ले, इसलिए वो अमित के घर आती ही अपनी जेठानी की पढ़ाई की बात करती है। जेठ जी, आप हमेशा जेठानी जी के लिए अच्छे फ़ैसले लेते हैं, उनका भला चाहते हैं। फिर आपने कभी उनको पढ़ाने का फ़ैसला क्यों नहीं लिया? उनकी पढ़ाई पूरी करवाइए ना, ताकि आप लोगों की गलतफहमी ख़त्म हो सके कि एक अनपढ़ सही फ़ैसला नहीं कर सकती। दीदी आगे पढ़ना चाहती है, बस वो कभी आप लोगों के सामने बोल ना पाई, क्योंकि इस घर में दीदी को फ़ैसला लेने का कोई हक नहीं है ना। नंदिनी, मैं ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ? तुम पढ़ना चाहती हो और तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। अमित बेटा, बड़ी बहू नहीं चाहती, ये सब उसके दिमाग में भरने वाली ये है छोटी बहू। इसका ही ये सब किया धरा है, इसीलिए तो बड़ी बहू ने तुझे कभी कुछ कहा नहीं और वो भी जानती है कि उसकी ज़िंदगी के लिए क्या सही और क्या गलत है। ऐसा नहीं है माँ जी, ये आपकी गलतफहमी है। मैं अपने लिए सही फ़ैसला खुद ले सकती हूँ और मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है नंदिनी। अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो तुम्हारे फैसले में तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। मुझे भी अच्छा लगेगा जब मेरी बीवी इस घर में अपने फैसले खुद लेगी। अपने पति की ये बात सुनकर नंदिनी के मन की सारी हिचकिचाहट खत्म हो जाती है और वो ससुराल में पहली बार अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई फ़ैसला करती है और इसी तरह धीरे धीरे अपने सारे फैसले खुद लेने लगती है।